प्यारे बच्चों, मैथ की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको 2 वीडियो में पहले ही बता दिया है कि पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करते हैं और पॉलिनोमियल की टर्म्स कैसे पहचान करते हैं, उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, उसके कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं। अब ये आज की पॉलिनोमियल की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद आपको पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास में, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप ये मेरी पॉलिनोमियल की 3 वीडियो की सीरीज है, अगर इसको पूरा देखेंगे और आपके बेसिक कंसेप्ट पहले से क्लियर होंगे तो आपको पॉलिनोमियल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जो मैथ सब्जेक्ट है ये आपस में लिंक है। यदि आपने बेस नहीं सीखा है तो आप अगली क्लास में जो टॉपिक आएंगे उनको आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए हमें मैथ टफ लगता चला जाता है। जब हम एक क्लास में सीखने की कोशिश करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जो पिछली क्लासों में हमने अच्छी तरह से नहीं सीखी होती हैं। इस वजह से हमें उस क्लास का भी समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन बच्चों, मैं अपनी इन वीडियोस में बीच बीच में आपको पिछली चीजें भी सिखाऊंगा। और बाकी यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आशा करता हूं आपकी मैथ की पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या क्या नाम हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, पॉलिनोमियल को 2 तरह से हम इसके टाइप बता सकते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, उसके आधार पे कितने तरह के पॉलिनोमियल हैं। दूसरा होता है पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पे, कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसी हिसाब से उस पॉलिनोमियल का नाम भी होगा। तो सबसे पहले हम टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के नाम लिखते हैं। बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको याद कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग करनी होती है और उसी के आधार पे प्रैक्टिस करनी होती है। दूसरे सब्जेक्ट तो ऐसे हैं उनमें आपको याद करने की जरूरत पड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको समझना है और क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करने हैं, तो आप मैथ में धीरे धीरे ठीक होते चले जाओगे। मैथ इसी मामले में दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत आसान है, सिंपल है, क्योंकि इसमें हमें कुछ याद नहीं करना है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे इनका टाइप्स बताते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं पॉलिनोमियल्स के, आप उनमें देखना क्या फर्क है। 2x 7 2/5 y -1/2x की पावर 3। ये 4 पॉलिनोमियल मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये अलग अलग है बेटा, बीच में कॉमा जब लगा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि ये अलग अलग 4 पॉलिनोमियल हैं। इन चारों पॉलिनोमियल को देखने पर हम कह सकते हैं कि इन चारों ही पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, सिंगल टर्म है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें सिंगल टर्म होती है उसे मोनोमियल कहते हैं। ये सारे मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं।
अब आगे कुछ नेक्स्ट लिखता हूं मैं, 2x + 1, 7x² - 3, 5y + 1/2, 8t² - 9। ये चारों पॉलिनोमियल पे ध्यान दीजिए, इन सब के अंदर डबल डबल टर्म है, मतलब दो दो टर्म है। जिस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स होती हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। ये बाइनोमियल के एग्जाम्पल है तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल को ही एक थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया गया है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म है उसे हम मोनोमियल कहेंगे, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म है उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। और अगले एग्जाम्पल, 3x³ - 5x + 2, 7y - 3y² + 5। ये दोनों ही पॉलिनोमियल ऐसे हैं, इनके अंदर 3 टर्म है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल। अब ये तो थे बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। अब आगे डिग्री के आधार पे, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, प्यारे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, 1 + 5x, 7y + 3, t + 1/2। इन तीनों ही पॉलिनोमियल में जो इनमें वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 9th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 2 होती है। क्या होती है इसमें डिग्री? इसमें लिख देते हैं डिग्री = 2। इसमें डिग्री = होती है 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखते हैं हम, 5x² - 3x + 1, 7y² - 5y + 8, एटसेट्रा। इस तरह के पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये आपको अच्छी तरह समझ आ रही होंगी। और बच्चों, मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सारी बातों को सीखना जरूरी भी है और इतना डिटेल में बताना जरूरी भी है। इससे कम अगर बताया जाएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, इसलिए इतना बताना जरूरी है। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके एग्जांपल लिखते हैं हम, 7x³ - 3 -3x² + 5x + 1, 2x² - 2 -5x³ + 1। इस पॉलिनोमियल को देखिए, इसमें डिग्री कितनी है? 3।
इसमें भी डिग्री कितनी है 3। तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। इसमें सिंगल टर्म का भी हो सकता है। सिंगल टर्म का एग्जाम्पल देते हैं 7t⁻3, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये ट्राइनोमियल है, ये वाला, इसमें 3 टर्म्स है। इसलिए बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग तरह से पॉलिनोमियल का डिवीजन है। ये है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, और ये है डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल को, मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूं px, px इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6। ये मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल ले लिया। इसके अंदर ये जो मैंने px लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये एक p पॉलिनोमियल को शो कर रहा है और x वेरिएबल को शो कर रहा है कि जो इसके अंदर वेरिएबल है। px का मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल है और वो x वेरिएबल में है। px की वैल्यू ये है। क्लियर है बात यहां तक? अब यदि मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 0 रख दूं और फिर उसको सॉल्व करूं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, तो हम देखते हैं। x की जगह 0 रख दो, पुट x इक्वल टू 0। जब ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहां पे भी इसको हम कह सकते हैं p x की जगह पर 0 इक्वल टू 0 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई x की जगह पर 0 प्लस 6। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसमें जहां पे भी कोई दिक्कत आती है, अगर आपको ये बातें क्लियर नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका इस 9th क्लास से पिछली क्लास का लेवल कुछ कमजोर है। इसलिए आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये लेवल 9th का चल रहा है, तो इसलिए मैं इसको 9th लेवल के हिसाब से ही एक्सप्लेन करूंगा, उसके लेवल से ही इसको समझाऊंगा। यदि आपके इसमें कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाकर डाल सकता हूं। आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0 की पावर 2 मतलब 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0, ये 0 हो जाएगा प्लस 6। 0 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा, माइनस 0 0 ही, इसको हम खत्म भी कर सकते हैं। जब माइनस 0 इसमें से 0 हटाएंगे तो फिनिश हो जाएगा, प्लस 6 और 0 प्लस 6 क्या होता है 6। तो p की वैल्यू, p0 की वैल्यू कितनी आई 6 आई। एट x इक्वल टू 0 पर p की जो वैल्यू आई हमारे पॉलिनोमियल की वो 6 आई है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या वैल्यू आती है। पुट x इक्वल टू 1, तो p1 इक्वल टू, सेम हमारा यही पॉलिनोमियल होगा, x की जगह पर 1 पुट किया जाएगा। जैसे यहां पे 0 पुट किया था, p0 की वैल्यू निकाली थी, अब हम p1 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये बनेगा p1 इक्वल टू 1 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6।
मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाया था, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहो इसको हटा सकते हो। लेकिन अगर ये माइनस की वैल्यू कहीं पर आती है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। अब इसमें हम ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सोल्व करेंगे, 1 की पावर 2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, ये 5 आएगा, प्लस 6, 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 5 प्लस 6, 1 प्लस 6 ये बना 7 माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। P1 कितना आया? 2। मेरे प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 1 पर P1 2 आया और x इक्वल टू 0 पर क्या आया था? 6। तो जब भी हम x की वैल्यू चेंज करेंगे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग रखने पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग आती है। हमने साफ देख लिया है इसमें। अब हम इसमें x इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। पुट x इक्वल टू 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? px क्या था? px था हमारा x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, तो इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। 2 की पावर 2 का मीनिंग है 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, 2 इंटू 2 ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6। ये दोनों प्लस के हैं बच्चों, 4 प्लस 6 ये 10 हो जाएगा, तो ये बनेगा P2। यहां पे ये P2 आ गया था। P2 इक्वल टू क्या आएगा? 4 प्लस 6 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। 10 में से 10 गया 0। P2 आया हमारा 0। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, x इक्वल टू 2 पर क्या आया? सो एट x इक्वल टू 2 px इक्वल टू क्या आया? 0। x की वैल्यू 2 रखने पर px की वैल्यू 0 आ गई। तो x इक्वल टू 2 यही हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो x की, या ये कहें हम जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू होती है जिस पर कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। मतलब हमारा जो भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल था हमारा, इसका जीरोस जो होगा वो एक x की वैल्यू होगी और वो x की ऐसी वैल्यू होगी जिस पर कि इसका मान 0 आएगा। जैसे कि x इक्वल टू 2 पर आया, तो हम लिख देंगे दिस पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को जो मैं लिख रहा हूं इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। दिस पॉलिनोमियल px ही तो था ये पॉलिनोमियल, px इज 0 एट x इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 2 पर ये पॉलिनोमियल हमारा 0 आ गया। सो x इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या था हमारा पॉलिनोमियल? हमारा पॉलिनोमियल ये था, इसको हमने px मान लिया ना। px भी कह सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 2 पर 0 आई है, तो इसलिए ये इसका 0 है। x इक्वल टू 2, दिस इज 0।
दिस इज अ जीरो, एक जीरो है। कोई जरूरी नहीं मेरे प्यारे बच्चों कि केवल इस पर ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आए। क्या पता किसी और मान पर भी x का कुछ और हम वैल्यू लें, उस पर भी ये जीरो आ जाए, तो वो भी इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। अगर x की कोई और वैसी वैल्यू भी है जिस पर कि ये फिर से जीरो बन जाता है, तो वो भी इसका एक जीरो होगा। x इक्वल टू 3 पर देखते हैं हम। पुट x इक्वल टू 3 इन द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या था हमारा, x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें हम रखेंगे x इक्वल टू 3, तो P3 निकल के आएगा। P3 इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे हम 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 0। तो P3 की वैल्यू क्या आई, ये भी जीरो आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों x इक्वल टू 3 पर भी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आई है वो जीरो आ गई। तो क्लियर होता है कि x इक्वल टू 3 भी इसका एक जीरो है। तो लिख देंगे सो x इक्वल टू 3 आल्सो इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों अब इतना बात बताने के बाद एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सीधा सा आंसर है, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उसके मैक्सिमम उतने ही जीरो हो सकते हैं। मैक्सिमम नहीं, होते ही हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतने ही उसके जीरो होते हैं। जैसे हमारा ये जो पॉलिनोमियल था इसकी हमारी डिग्री 2 थी। डिग्री मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 थी, तो हमने देख लिया इसके दो जीरोज आए, एक तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। इसी तरह से हम बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको पॉलिनोमियल की ये बातें समझ में आई हैं। अब इसमें दो चीजें और रह गई हैं, एक तो है रिमाइंडर थ्योरम, एक है फैक्टर थ्योरम। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसको अच्छी तरह देखिए और समझिए, फिर इसके क्वेश्चन कराएंगे। आज हम सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। आइए बच्चों देखते हैं जरा। रिमाइंडर थ्योरम। कुछ बच्चे थ्योरम के नाम से ही डर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? कुछ नहीं है बच्चों, थ्योरम खासकर ये रिमाइंडर थ्योरम तो आपको बहुत आसान है। ये तो आपको याद भी नहीं करनी। मैथ में बच्चों कुछ याद नहीं करना होता है, बस आपको समझना होता है वर्ड टू वर्ड। एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, मैथ के आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जब भी आप पढ़ो तो उसका वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग समझो। कुछ नहीं याद करना, याद कुछ नहीं करना होता है हमें, सिर्फ एक बार ध्यान से समझ करके पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो तो हमें वो समझ में आना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि हम भूल जाते हैं। बच्चों सब भूलते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो ना भूलता हो। हमारा दिमाग है, कोई कंप्यूटर की मशीन नहीं है। मैं खुद भूलता हूं, मैं कुछ चीज, सब भूलते हैं चीजों को, लेकिन हमें जो है बस उन्हें समझ के पढ़ना है। और मैथ तो इतना अच्छा विषय है बच्चों, यदि आपने उसको समझा और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर ली, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे
अपने आप क्वेश्चन करके देखोगे उतने ही आप मैथ में अच्छे होते चले जाओगे। तो अब हम सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। इफ px इज एनी पॉलिनोमियल, px का मतलब है बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है और ये x वेरिएबल में है, इसमें जो वेरिएबल है वो x है। इफ px इज एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 और ग्रेटर, यानी कि जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है, और a इज एनी रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है। अब आप सोचोगे रियल नंबर क्या है? प्यारे बच्चों, मैथ में हमने अब तक जितने भी तरह के नंबर्स पढ़े हैं आपने कक्षा 1 से लेके फर्स्ट से लेके आज तक, वे सब रियल नंबर्स थे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको दोबारा से। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा आपको ध्यान रह जाएगा, बता देता हूं। नेचुरल नंबर सबसे पहले आती हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं जरा समझ लीजिए। नेचुरल नंबर्स इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो यूज की जाती थी पुराने टाइम में, जो स्टार्टिंग में सबसे नंबर्स का जो यूज हुआ है शुरू, वो नेचुरल नंबर का हुआ है। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इन्हीं की सहायता से पहले काउंटिंग की जाती थी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। कहां तक आता जाएगा? ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक। ये एंडलेस है, इनका कोई एंड नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, तो हम बता सकते हैं कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 है। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या है, तो हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, ये कभी खत्म नहीं होती। अब इससे बाद जब जीरो का यूज शुरू हुआ, तब एक नंबर्स का नया सेट बना, उन्हें कहते हैं होल नंबर्स। वो इससे अलग सेट है, होल नंबर्स। सेट का मतलब, सेट तो कोई भी चीज होती है बच्चों जिसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो सकती हैं, जिनमें कुछ विशेष एक जैसे गुण होते हैं, उसे सेट कह देते हैं या समूह कह देते हैं। ये भी तो सेट ही है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर्स का समूह है। अब आगे मैं आपको होल नंबर्स का सेट बताऊंगा, होल नंबर का समूह बताऊंगा। होल नंबर्स, होल नंबर्स प्यारे बच्चों 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये भी कभी भी खत्म नहीं होती। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी होल नंबर क्या है, तो वो 0 होती है, और सबसे बड़ी होल नंबर अनकाउंटेबल होती है। होल नंबर को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं हिंदी में। इसके बाद आती हैं इंटीजर्स। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। जब हमें माइनस के नंबर्स की भी जरूरत पड़ने लगी, तब हमें इंटीजर्स के सेट की जरूरत पड़ने लगी। इंटीजर में माइनस के नंबर्स भी आते हैं और प्लस के नंबर्स भी आते हैं।
0 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड पे बढ़ते चले जाएंगे नंबर्स छोटी होती चली जाएंगी, जैसे जैसे हम राइट हैंड पे बढ़ते चले जाएंगे नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे। तो ये इंटीजर्स जो हैं बच्चों माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए सबसे छोटा इंटीजर क्या है, तो ये इधर भी एंडलेस है, अनकाउंटेबल, बहुत छोटा नंबर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी हम नंबर सोचें उससे नेक्स्ट माइनस का नंबर उससे छोटा होगा। इसी तरह से अगर कोई बड़ा नंबर सोचें इंटीजर्स में, तो कोई भी बड़ा इंटीजर अगर हमने लिया है तो उससे नेक्स्ट भी बड़ा इंटीजर होगा। इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, तो हम नहीं बता सकते। सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, हम नहीं बता सकते। ये सारे इंटीजर्स हैं। इसके बाद में आपने पढ़ी है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में डिटेल में थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा। इसकी तो एक अलग से पूरी वीडियो बन सकती है परिमेय संख्याओं की। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बस आप इतना शॉर्ट में समझ लीजिए, जो फ्रैक्शन के नंबर्स होते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले, वे सब भी रेशनल नंबर्स में आते हैं, और ये सब भी रेशनल नंबर में आते हैं। तो परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे 0 -1 -5 1 2 1/2 2/5 डैश 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 ETC एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ये सब रेशनल नंबर्स हैं। अब प्यारे बच्चों, इन 4 तरह के नंबर मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए तो हमें पता चलता है कि जितनी भी नेचुरल नंबर हैं ये सारी होल नंबर भी हैं। ठीक है, केवल 0 ऐसी है होल नंबर में जो नेचुरल नहीं है, बट वो होल नंबर है। और जितने भी होल नंबर्स हैं वे सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर में होल नंबर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं इंटीजर में। इसी तरह से रेशनल नंबर्स में, परिमेय संख्याओं में इंटीजर्स भी सारे आ जाते हैं। मैंने लिखे नहीं है लेकिन सारे आ जाएंगे। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वे सब रेशनल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे सब रेशनल नंबर हैं। तो ये तीनों तरह के नंबर्स रेशनल नंबर्स में आते हैं, ये सब रेशनल नंबर हैं। अब इन चारों तरह के नंबर्स को मिला के, इन चारों तरह के नंबर्स को मिला के सबको जो एक कहा जाता है वो कहा जाता है रियल नंबर्स। ये सब रियल नंबर्स हैं, यानी कि हिंदी में कहेंगे वास्तविक संख्याएं। ये क्या है साहब, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब हम अपनी रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं। इफ px इज एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 और ग्रेटर देन ग्रेटर, यानी कि px कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो। a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर हो, देन इफ px, समझना बच्चों बात को, फिर मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगी। इफ px डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू PA। क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, अगर px कोई पॉलिनोमियल है
जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, x में है ये पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। a यानी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है। देन इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, तब यदि px को x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आता है वो pa के इक्वल होता है। ये वैसे आपको बड़ी मुश्किल सी लग रही होगी, लेकिन एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल ये आपको लगेगी। जैसे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज एनी पॉलिनोमियल। इसे हम x माइनस 1 से डिवाइड करके देखते हैं। इसको px ले लो, px इक्वल टू, जैसे हमने px लिया था ये ले लिया, और डिवाइडेड बाई x माइनस 1। एक ही जगह हमने ले लिया इस बार 1, ध्यान रखना एक ही जगह क्या लिया है। अगर इससे डिवाइड कर रहे थे थ्योरम में, तो अब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो अब डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। x माइनस 1 को यहां पे लिखेंगे और x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 को यहां पर लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना भी आप इसके द्वारा सीख लोगे। प्यारे बच्चों, जब हम पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या रूल अपनाते हैं। सबसे पहले x जो हमारा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिविडेंड। ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य। जब हम इससे इसको भाग देंगे तो x की टेबल x की पावर 2 में पढ़ेंगे। इन दोनों को देखना सबसे पहले, और ये सोचेंगे कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 2 आ जाए। हम अब रफ पे सोच लेंगे x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 2 आ जाए। जैसा हम सिंपल डिवीजन करते हैं उसमें हम टेबल पढ़ते हैं, इसी तरह का डिवीजन ये भी होता है, बस इसमें टेबल जो पढ़ी जाती है वो पॉलिनोमियल की पढ़ी जाती है। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझो जरा ध्यान से। हमें पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म देखनी है कि इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म क्या है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है x की पावर 2, यानी जिसकी डिग्री, जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो वो टर्म इसमें पहले देखते हैं, इसमें भी वही टर्म पहले लेते हैं। अब इसकी x है, इसके x की पावर 2 है। सोचिए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 2 आ जाए। तो क्लियर पता चल रहा है, इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब x माइनस 1 की टेबल जो जाएगी इसमें x टाइम जाएगी, जो ये आया उसी टाइम जाएगी। तो x माइनस 1 x जा, यहां पे आएगा x, ये इसका कोशिएंट आता है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखते हैं। x की मल्टीप्लाई 1 में की माइनस 1 में, तो आया माइनस का x। अब x की मल्टीप्लाई x में की तो आया x की पावर 2। जो लाइक टर्म है बच्चों उस आमने सामने लिखेंगे। लाइक टर्म का मतलब जिनकी पावर सेम है उनको ऊपर नीचे लिखेंगे। अब ये आ गया है, उसके बाद लाइन खींचते हैं, फिर इसको माइनस करते हैं। जब हम इसको माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, जब हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। x की पावर 2 से x की पावर 2 कट जाएगा, हर बार ये फर्स्ट टर्म कटती है, तो ये 5x प्लस का x, ये 6x बनेगा। ये दोनों कट हो जाएंगी और प्लस आएगा 6। अब बच्चों इसमें फर्स्ट टर्म क्या है x, इसमें क्या है 6x। फिर वही प्रोसीजर देखिए कि x को किससे मल्टीप्लाई करें, ये 6x आ जाए, वही टर्म हमारी यहां कोशिएंट में आएगी। तो सोचते हैं हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 6x आएगा, तो ये आया 6।
6 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, प्लस का है 6 तो +6। साइन का विषय ध्यान रखना है, इनका साइन भी सेम होना चाहिए। +6 की मल्टीप्लाई प्लस के x में होगी तो 6x आएगा प्लस का। स्टार्टिंग में अगर कोई टर्म लिखी हुई है तो उसके शुरू में प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। अब 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस का है ये 1, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में हुई तो -6 1 जा 6। फिर वही प्रोसीजर, लाइन खींचेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस आया, ये प्लस बन गया, 6x प्लस का 6x माइनस का कट गया, ये हर बार कटेंगे फर्स्ट टर्म दोनों, ये प्लस का 6 प्लस का 6, ये प्लस का बन जाएगा 12। ये आया बच्चों रिमाइंडर। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना बच्चों, जब हम डिवाइड करते हैं ये डिवाइजर होता है जिससे भाग दे रहे हैं, ये डिविडेंड होता है जिसको भाग दे रहे हैं, हिंदी में इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, ये कोशिएंट होता है यानी कि भागफल, और ये रिमाइंडर होता है। हमारा रिमाइंडर क्या आया बच्चों? रिमाइंडर हमारा क्या आया? रिमाइंडर आया हमारा 12। ठीक है, और हमारी थ्योरम क्या कह रही है, दोबारा पढ़िए। द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू PA। तो रिमाइंडर अब PA निकाल लेंगे, PX तो ये रहा, रिमाइंडर हमने निकाल दिया। अब PA निकाल के देखते हैं कि ये हमारी थ्योरम ठीक भी कह रही है हमसे या गलत कह रही है। ये कभी हम वैसे ही लग रहे हो इसमें। कभी भी बच्चों मैथ को बिना परखे मत मानो, हर चीज को परख के देखो अपने आप। जो भी मैं तुम्हें बात बता रहा हूं या जो बात किताब बता रही है उसको परखो अपने आप, तब आप मैथ को अच्छी तरह समझ पाओगे। मैथ में याद करना नहीं होता है कुछ भी, चीजों को सीखो और परखो, चेक करो उन्हें अपने आप, फिर आप सीख जाओगे। सीखना ही तो है, रटना या याद करना कुछ नहीं है। जब आप सीख जाओगे तो आप एग्जाम में भी अच्छा करोगे, ये निश्चित है प्यारे बच्चों। ये मैं अपनी आपको आजमाई हुई चीजें बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा, आजमाई हुई चीजें बता रहा हूं बच्चों। अब रिमाइंडर आया 12। अब ये कह रहा है कि रिमाइंडर PA के इक्वल होगा। PX हमारा पॉलिनोमियल क्या था? x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। अब बच्चों P1, PA की जगह हमारा 1 ही तो लिया था हमने इसमें, तो P1 निकालो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और थोड़ा डिटेल में, PX at x इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा P1 इक्वल टू x की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 1 की पावर 2 क्या हो गया? 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 6, तो ये आया 1 प्लस 5 प्लस 6 11, 1 प्लस 11 12। P1 क्या आया बच्चों? ये भी 12 आया। और रिमाइंडर क्या आया था? ये भी 12 आया था। तो बात तो ठीक है इसकी रिमाइंडर थ्योरम की, कि जो x माइनस a से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो PA के इक्वल आता है, और ये हमने चेक भी कर लिया, तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसका बेटा आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है, इसका यूज होगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, तो अब हमें इतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है रिमाइंडर निकालने के लिए, हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी आपको केवल समझनी है, याद नहीं रखनी है, याद नहीं करनी है, केवल समझनी है। इसके आधार पर क्वेश्चन होने हैं, बस क्वेश्चन में इसका यूज है, ना ही इसको रटना है। बहुत सिंपल है, आपको जब मैं समझाऊंगा क्लियर हो जाएगी।
फैक्टर थ्योरम। हिंदी में कहते हैं इसको गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय में क्या है बच्चों, यदि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम में था, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 और greater than and A is any real number। यहां तक तो ये बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम की जैसी ही है, रिमाइंडर थ्योरम से ही ये बनी है, कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। देन इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इक्वल टू 0। यानी कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है। पहली कंडीशन है इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि एक्स माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो पी ए बराबर 0 होगा। यानी कि जो रिमाइंडर आया था बच्चों, इससे रिमाइंडर थ्योरम में हमने कहा था कि पी ए जो होता है रिमाइंडर होता है, इसलिए इसमें पी ए बराबर 0 होगा। यानी कि और रिमाइंडर इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। सेकेंड कंडीशन, इफ पी ए इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन इसकी उल्टी है, अगर पी ए इक्वल टू 0 है देन x माइनस ए विल बी अ फैक्टर, फिर ये फैक्टर होगा, विल बी ए फैक्टर। इसका क्वेश्चन में यूज होना है, बाकी और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा।